धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी है बिन चाही मोहब्बत। दोस्तों इसके 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 20वां पार्ट है। तो चलिए इस 20वें पार्ट को शुरू करते हैं। ब्लैक कलर की सिमरी साड़ी और कोल्ड शोल्डर्स रेड ब्लाउज में राधा की काजल भरी आंखें कहर बरपा रही थी। आमर सबसे नजरें चुराकर बार बार उसे ही देख रहा था। राधा सहूलियत से अपनी साड़ी का पल्ला संभालते हुए नीचे उतरी। अमर ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने से पहले ही उसके सामने अपना हाथ फैला दिया। राधा ने धीरे से उसका हाथ थामा और नीचे उतर गई। अमर को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये वही इंसान है जो 10 मिनट पहले राधा से बेवजह लड़ रहा था। अरे, तुम्हारा वो मछली पकड़ने वाला जाल कहाँ गया? अमर ने उसके गाउन का मजाक बनाते हुए कहा। उसमें कल से मछलियां पकड़ने ही जाऊंगी तालाब पर। वही हालत कर दी है तुमने उसकी। आकाश जो उनके इस खुल्लम खुल्ला वाले रोमांस से थोड़ा हिचकिचा रहा था, वो हाथ में पहनी घड़ी का डायल बार बार घुमा रहा था। भूमिका, तुम आज ही उतर तो जाओगी ना? आकाश नीचे से चिल्लाया। भूमिका अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रही थी। अरे आ रहे हैं, आपकी दवाइयाँ रख रहे थे। लौटते लौटते रात हो जाएगी तो। और आपको सरदर्द भी तो होने लगता है ना अचानक से। देवी, तुम पहले दिखाओ तुम कौन सी दवाइयाँ रख रही हो। पता चला सरदर्द के नाम पर नींद की गोलियां खिला दी। आकाश ने झट से उसका बैग खींचा और टैबलेट चेक की। माइग्रेन की ही टैबलेट थी। इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। वो दूसरे वाले पत्ते पर बड़ा बड़ा स्लीप लिखा हुआ है। आकाश ने उसे खींचकर उसका माथा चूम लिया। चले? राधा ने अमर की बाहों में अपनी बाहें डाली और मुस्कुरा दी। दोनों खूबसूरत से जोड़े घर से बाहर पोर्च में खड़े थे। भैया, वो अमर कान खुजलाते हुए बोला। क्या? वो मैं ये कह रहा था, मैं और राधा मेरी कार में आ जाते हैं। क्यों? साथ में चलो ना। वो एक्चुअली हमारा रात में डिनर का प्रोग्राम है साथ में, तो आकाश के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता था। हाँ तो तुम लोग अपनी कार से निकलो, मैं और भूमिका भी रात में बाहर ही डिनर करेंगे। जाओ, एंजॉय। दोनों जोड़े एक दूसरे को बाय बोलकर अलग अलग कारों में बैठ गए। मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे उन्हें अपनी वेन्यू तक पहुंचने में। होटल के बाहर शानदार सजावट थी। एंट्रेंस पर बड़ा सा शानदार झूमर लटका था। अंदर जाने के लिए लाल रंग की लंबी सी कालीन बिछी हुई थी। बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी और ढेर सारे कैमरामैन अपना अपना कैमरा लिए खड़े थे। उद्योगपतियां और हस्तियों की तस्वीरें निकाल रहे थे। आकाश और भूमिका कार से बाहर निकल रहे ही थे कि कैमरामैन ने भीड़ लगा दी। मैम प्लीज़ हियर। मैम, हेलो मैम, प्लीज़ वन पिक। कैमरामैन के शोर शराबे ने भूमिका को बेचैन कर दिया था। इतने में सामने से कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक मंजीत कपूर, जो कि अनूप के कुछ बिजनेस में पार्टनर होने के साथ साथ बहुत पुराने दोस्त भी थे, आकाश के पास आए और उसे गले से लगा लिया। मिस्टर कपूर पिछले कुछ सालों से विदेश में रह रहे थे और काफ़ी वक्त बाद भारत वापस आए थे। ओ माय गॉड, यू आर ए मैन नाउ। इट्स बीन लॉन्ग सिंस वी मेट। आई मस्ट से यू हैव बीन प्रूव ए जेम्स टू योर फादर, सिंसियर सन ऑफ सिंसियर फादर। वाओ, तुम तो अब बच्चे नहीं रहे। कितना लंबा वक्त हो गया है तुमसे मिले। ये तो कहना पड़ेगा कि तुम अपने पिता के लिए हीरा साबित हुए। एक बेहद समझदार पिता का समझदार बेटा। ओह थैंक यू सो मच अंकल। डैड रियली मिस्ड यू ए लॉट। एवरी सिंगल टाइम व्हेन ही हैड हैंडल समथिंग अलोन, ही ऑलवेज सेज दैट यू आर ओनली मैन विद ऑल सॉल्यूशंस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मेरे डैड भी आपको बहुत मिस करते हैं। जब उन्हें बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करनी पड़ जाती है, वो हमेशा कहते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जिनके पास हर प्रॉब्लम का हल होता है। मिस्टर कपूर थोड़ा सा झुके और उनके कान के करीब आकर फुसफुसाकर बोले, वेल, ऑल द टाइम आई हैड हेल्प्ड हिम ओनली टू वेंट ऑन ए नाइट आउट विदाउट टेलिंग योर मॉम। सी कुड नॉन इवन स्मेल ए डेड रेट। वेल, हर बार मैंने तुम्हारे पिता की मदद सिर्फ एक नाइट आउट करने के लिए की। ऐसी नाइट आउट जिसके बारे में तुम्हारी माँ को भनक भी नहीं लगे। आकाश हंस पड़ा और साथ ही मिस्टर कपूर भी ठाका लगाकर हंस पड़े।
उन्होंने एक बार फिर से आकाश का कंधा थपथपाया। बगल में खड़ी भूमिका पर उसकी नज़र पड़ी, जो संकुचाई से उन दोनों की बातें सुन रही थी और उन दोनों को हंसता देख खुद भी मुस्कुरा दी। वो बात अलग थी कि उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी का एक शब्द भी उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था। ओह हेलो जूनियर मिसेस सोलंकी, सो हाउ इज एवर नॉटी बॉय डूइंग? जस्ट टेल मी इफ यू हैव एनीथिंग टू कंप्लेन। हेलो मिसेस सोलंकी, और ये शरारती लड़का तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? मुझे बताना अगर तुम्हें इसके खिलाफ कोई भी शिकायत हो तो। आकाश हंस दिया। भूमिका कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी और कसकर आकाश की बाहें थाम ली। अब उसे इस माहौल में डर लगने लगा था। न जाने कब कौन कहाँ से आ जाएगा और अपनी अंग्रेजी भूमिका पर उड़ेल देगा। भूमिका डरी डरी सी आकाश के कंधे के पीछे छिपी जा रही थी। आकाश कॉन्फिडेंटली इवेंट में मौजूद हर शख्स से हंस और बोलकर बातचीत कर रहा था और भूमिका खुद में सिकड़ी हुई सी खड़ी थी। एक दो और बिजनेसमैन की पत्नियों ने उससे बात करने की कोशिश की, पर संकोचवश भूमिका उनके सामने हिंदी भी नहीं बोल पा रही थी। सब लोग अपनी सीट्स पर आकर बैठ चुके थे। इवेंट की शुरुआत हो चुकी थी और स्टेज पर माइक थामा हुआ था अनुराधा ने। बड़े ही खूबसूरत नीले गाउन में ऊंची एड़ी की हिल्स पहने अनुराधा कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। शुरुआत ही एकदम बेहतरीन सिंगर के रॉक परफॉर्मेंस के साथ हुई, जो कंपनी के नए प्रोडक्ट लाइन का ब्रांड एम्बेसडर भी था। तालियों की गड़गड़ाहट से होल गूंज उठा। उसके बाद अनुराधा ने आकाश के को स्टेज पर बुलाया ताकि वो सबके सामने अपनी नई बिगनिंग के बारे में बता सके। आकाश स्टेज पर आया। बहुत शानदार तरीके से उसने अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया, जो कि उसका नया लेदर हैंडबैग्स का ब्रांड था और उसका नाम उसने दिया था ट्रेजर। आज के समय में हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ एक तरफ हमारे देश में औरतों को देवी का स्थान दिया गया, वहीं दूसरी तरफ नारी सशक्तिकरण की आवाज़ बुलंद की गई। ऐसी कौन सी देवी होती है जिन्हें सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है? सच तो ये है कि एक समय पर पुरुष प्रधान समाज ने औरतों के आगे बढ़ने से रोक रखा था, चाहे भ्रूण हत्या या महिलाओं की अशिक्षा या दहेज हत्या। इन सब ने उनके विकास को बाधित किया था, लेकिन इन सारी तकलीफों को की दीवार लांघ कर आज नारी आसमान में उड़ने को तैयार है, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए। ऐसे में नारी शक्ति का सम्मान करते हुए अनूप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज एक नई हैंडबैग लाइंस की नींव रख रहा है। ट्रेजर लग्जरी बैग्स अपनी कंपनी का रिसेंट प्रोडक्ट है, जो प्योर लेदर से बने होंगे। आखिर जब हमारे समाज की महिलाओं के सपने इतने कीमती हैं, तो वो उन्हें संजोकर किसी साधारण जगह पर क्यों रखे? हमारे ब्रांड प्रोडक्ट टीजर में टैगलाइंस है, कीप ऑल योर ड्रीम्स इनसाइड। मतलब अपने सपनों को सहेजना सीखिए, अपने मन के भीतर या अपनी पर्स के भीतर। उसकी आखिरी लाइन पर हॉल में जोरदार तालियां बजी थी। स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत रेड कलर का लेदर बैग लगातार घूम रहा था। उस पर लगी गोल्डन प्लेट पर बड़ी सुंदर डिजाइन में ट्रेजर के शब्दों को उकेरा गया था। सम्मान में अमर, राधा और आकाश ने अपने कुछ करीबी उद्योगपतियों और उनकी पत्नियों को इस बैग के सैंपल तोहफे में दिए। अमर और राधा ने भी बारी बारी से अपने थॉट्स को स्टेज पर शेयर किया। इवेंट बेहद खूबसूरत था। आकाश के इस नए आइडिया को जमकर तारीफें मिल रही थी और उन्हें भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं भी दी जा रही थी। सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाता, लेकिन तभी स्टेज पर मौजूद अनुराधा ने माइक पर कुछ ऐसा बोला कि पूरा सोलंकी परिवार दंग रह गया। आई वॉन्ट टू इन्वाइट मिसेस भूमिका आकाश सोलंकी ऑन द स्टेज टू शेयर हर प्रीसियस थॉट्स रिगार्डिंग आवर न्यू प्रोडक्ट्स। प्लीज मैम, ज्वाइन द स्टेज। वी ऑल वांट टू हियर यू। मैं मिसेस भूमिका को स्टेज पर हमारे प्रोडक्ट पर उनके विचार बांटने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हम सब आपको सुनना चाहते हैं। सब सन्न रह गए। इवेंट की आउटलाइन में भूमिका की स्पीच कहीं भी नहीं थी और अनुराधा ने ये इतने कॉन्फिडेंस से बोला जैसे कागज पर ये लिखा हो। भूमिका अपना नाम सुनकर चौंक गई। उसे और कुछ तो समझ नहीं आया, पर तालियों की आवाज़ से इतना समझ में आ गया कि अब उसे स्टेज पर जाना होगा। वो बौखलाई सी उधर उधर देखने लगी। आकाश ने अनुराधा को आंखों ही आंखों में इवेंट रैप करने का अनाउंसमेंट का इशारा किया। अनुराधा ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। आकाश ने भूमिका को हिम्मत बंधाई। देखो, पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, बिल्कुल डरना मत, बस इंग्लिश मत बोलना। जो कुछ भी बोलना वो सिर्फ हिंदी में बोलना। नहीं, हम सब खराब कर देंगे। घर वापस चलिए ना। देखिए कितने सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे। प्लीज़ वापस चलिए ना। भूमिका, घबराओ मत, बस ध्यान रखना इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ सबको हिंदी आती है, तुम सिर्फ हिंदी में बोलना, ठीक है? भूमिका बहुत हिम्मत करके डरते डरते उठी। उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। जैसे तैसे वो स्टेज पर माइक के सामने पहुंची, तो लेकिन भीड़ को देखकर उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा। सामने चेहरे देखकर वो और भी डर गई। मैम प्लीज से सम वर्ड्स अबाउट आवर प्रोडक्ट, अनुराधा ने स्क्रीन पर चल रहे बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। भूमिका समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है। उसने बड़ी हिम्मत करके माइक पकड़ा। एक औरत के लिए उसके सपने बहुत मायने रखते हैं। जिंदगी में हर किसी ने एक ख्वाब देखा होता है। कुछ लोग आगे बढ़ने के ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग किसी के साथ आगे बढ़ने के। वो किसी के चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी। उसे पता था अगर देखेगी तो डर कर वो सब गड़बड़ कर देगी। लेकिन उसकी लाइन सुनकर आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमारी हमारी कंपनी ने भी आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कुछ नया बनाने की कोशिश की है, आपके साथ चलने की। उम्मीद है आप सबको ये नया कदम जरूर भाएगा। चंद लाइनें बोलने से ही भूमिका के पसीने छूटने लगे थे। आकाश बेहतर तरीके से उसे समझ रहा था और ये भी कि अब वो ज़्यादा देर नहीं बोल पाएगी या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएगी। इसलिए उसकी बात खत्म होते ही आकाश ने अपनी सीट से उठकर जोरदार तालियां बजाना शुरू कर दिया। आकाश के साथ ही अमर और राधा और फिर पूरा हॉल तालियों के शोर से गूंज उठा। भूमिका का डर थोड़ा सा मिटा। उसे बहुत अच्छा लगा सामने का माहौल देखकर। लेकिन अभी कहाँ, अभी तो रायता फैलना बाकी था। आकाश ने इशारा ही किया था। भूमिका उसे समझ झट से स्टेज से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ी कि तभी पीछे बैठे लोगों ने चश्मा लगाए हुए एक लड़की, जिसके गले में एक आई कार्ड लटका हुआ था, देखने में बेहद साधारण, उस लड़की की जोरदार आवाज गूंजी। एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज। सबका चेहरा पीछे की तरफ घूम गया। आकाश ने हाथ उठाकर उसे इनकार किया। नो मोर क्वेश्चंस, इट हर फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज एंड सी इज नर्वस। इट्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट मिस्टर सोलंकी प्लीज। आकाश इससे पहले कि उसे रोक पाता या समझता, वो लड़की माइक पकड़कर जोर से बोली, मैम सिर्फ चंद पैसों के लिए जानवरों की हत्या करना कहाँ तक ठीक है? आपको नहीं लगता ये गलत है? भूमिका पहले ही अपने जवाब के लिए बच चुकी तालियों से बड़ी खुश थी। ऐसे में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस उसे कितना महंगा पड़ने वाला था उसे अंदाजा भी नहीं था। उस लड़की के सवाल को उसने गंभीरता से सोचा तक नहीं और वो अपना सवाल पूरा कर पाती इससे पहले ही भूमिका बिना कुछ सोचे समझे झट से बोल पड़ी, बिल्कुल गलत है। बेजुबान और निरीह जानवरों की हत्या करना तो सबसे बड़ा पाप है। ये तो सरासर अत्याचार है। एक बार फिर ऑडियंस में ताली की उम्मीद कर रही भूमिका को इस जवाब पर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं मिला। आकाश अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया। राधा और अमर एक दूसरे को घूर कर देखने लगी। तो मैम आपने ये बात अपने पति और इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन मिस्टर आकाश सोलंकी को क्यों नहीं समझाई कि जो नई हैंडबैग लाइन उन्होंने लॉन्च की है इसके लिए हजारों बेगुनाह निरीह जानवरों को मारकर उनकी खालें निकाली जाएंगी और ये तो हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। मैं एक पशु प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी होने के नाते यहाँ बैठ हर शख्स से ये अपील करती हूँ कि वो इस बैग का बहिष्कार करे। आप एक बेहद सभ्य और मानविक समाज का हिस्सा हैं। पशुओं पर हो रहे इस अत्याचार को बंद करिए। अचानक ही उस लड़की के पीछे बैठे कुछ और युवक और युवतियाँ भी खड़े हो जोर जोर से नारे लगाने लगे। वो पशु प्रेमी संस्था से आई लड़की और रायता फैलाती उससे पहले ही आकाश के इशारे पर सिक्योरिटी ने उस महिला को वहां से बाहर निकाल दिया। हॉल का माहौल एकदम गर्म हो गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ये तुम्हारी वाइफ ने ऐसा क्या बोला? तुम्हें पता है ना इसका तुम्हारे बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा? आकाश ने दूसरी तरफ बैठे मिस्टर कपूर के कान में फुसफुसाते हुए बोले। आकाश थूक का घूंट पीकर रह गया। यस यस यू नो मिस्टर कपूर, सी इज वेजिटेरियन, सो आई गेस सी हैड लिटिल प्रॉब्लम। आकाश उसकी बातें सुनकर छेप गया और मुस्कुराते हुए बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। जस्ट टेक केयर मैन, आई होप हर स्टेटमेंट वांट इफेक्ट योर न्यू बिगनिंग, नोट इज ऑल आई विल हैंडल। भूमिका का चेहरा सफेद पड़ गया। आकाश को लगातार सुर झुकाए देखकर वो समझ तो गई थी कि कुछ गड़बड़ हो गया है, पर क्या, ये समझना बाकी था। इवेंट खत्म हो चुका था। लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे थे। आकाश ने भूमिका के कंधे पर हाथ रखा। भूमिका अभी भी डरी डरी निगाहों से उसे देख रही थी। हमने सही तो बोला था ना? फिर सब इतना शांत क्यों हो गई? कुछ नहीं, लीव इट, स्ट्रेस मत लो। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आया। आकाश इधर उधर किसी को ढूंढ सा रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? किसी को ढूंढने?
आकाश भूमिका को आराम से गाड़ी में बैठाकर वापस अंदर की तरफ आने लगा। अनुराधा कहाँ है? उसने गेट पर ही अमर से पूछा। अंदर, शायद। भैया सुनिए, सुनिए तो। आकाश बिना उसकी बात सुने अंदर दौड़ता चला गया। अनुराधा, उसकी तेज आवाज हॉल में गूंजी। कोई जवाब नहीं मिला। इधर अनुराधा पसीने से लथपथ दौड़ती हुई पावर कंट्रोल रूम में घुसकर चेयर पर बैठ गई और जोर से सांसें भरने लगी, जैसे कहीं दूर से भाग कर आई हो। ओ माय गॉड, प्लीज सेव मी। ये तो मुझे नहीं करना था। सिट, सिट। ये कैसे हो गया? उसने अपने सिर पर के बाल नोच डाले और फिर झट से पर्स खोलकर अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ से किसी जानी पहचानी आवाज़ वाले शख्स ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, हाय अनुराधा, कैसा रहा इवेंट? कॉल पर दूसरी तरफ अनूप थे। सब गड़बड़ हो गया मिस्टर सोलंकी, सब कुछ। और आपका लड़का तलवार लेकर मुझे ढूंढ रहा है। मतलब? भूमिका कुछ गलत तो नहीं बोल गई? अरे भूमिका ने स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा बोला था, थोड़ा लेकिन अच्छा, डरते हुए, पर बाद में वो कॉन्फिडेंट हो गई। और फिर? लेकिन लेकिन क्या? पता नहीं कहाँ से एक एनवायरमेंटलिस्ट घुस आई इवेंट में और उसने भूमिका से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछकर सब गड़बड़ कर दिया। उसे किसने बुलाया था? बाहर से बार बार अनुराधा अनुराधा की आवाज़ गुस्से से गूंज रही थी। आई डोंट नो सर, पर अब मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। बस बहुत हो गया। अगर आकाश सर ने मुझसे कुछ भी सवाल पूछा तो सीधा मैं आपका ही नाम लूँगी। मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। सर, मुझे भी शादी करनी है, घर बसाना है। बाहर से आवाज़ें आना बंद हो गई और अनुराधा के फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। कम होम एज सून एज पॉसिबल, हैव टू डिस्कस सम बिजनेस। सर, सर वो मुझे घर बुला रहे हैं, वो भी इतनी रात में। वो पक्का मुझे मारकर अपनी प्रॉपर्टी में ही कहीं गाड़ देंगे। जो जहर घोला है मैंने इतने दिन, सब उसी का फल है। अनुराधा, स्टॉप बिडिंग पैनिक। अनूप गुस्से से चिल्लाए। क्या सर, क्या स्टॉप बिडिंग पैनिक? कंपनी के नए प्रोडक्ट इवेंट लॉन्च पर ही उसका मटिया मेट हो गया है। भूमिका को भी क्या जरूरत थी जवाब देने में इतनी जल्दबाजी करने की? अनुराधा ने अपने सर पर हाथ मारा। इट्स ओके अनुराधा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और आकाश तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। नो, थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मैं वापस उन्हें अपनी शक्ल दिखाने नहीं जाऊंगी। वो इस वक्त कितने गुस्से में है ये मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। ओके फाइन, मैं आकाश से बात करके फिर तुम्हें बताता हूँ। इधर आकाश अनुराधा को मैसेज भेजकर बाहर आ गया था। आज उसकी पहली रोमांटिक डिनर डेट थी, लेकिन सारा मज़ा पहले ही किरकिरा हो चुका था। अब उसका उस डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। होटल में दोनों चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे, जैसे एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो। भूमिका का तो डर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आकाश भी तो नॉर्मल नहीं था। बार बार फ़ोन पर फ्लैश हो रहे मैसेज देखकर उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते थे। आखिर बातचीत शुरू करने के लिए भूमिका ने अपनी तरफ से बोली, एक बात पूछे? हम्म। आकाश ने सर नीचे झुकाए हुए हामी भरी। ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं बोले थे ना हम, जो सब एकदम चुप हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस वक्त पर और जिस जगह तुमने बोला वो ठीक नहीं था। काहे? भूमिका के चेहरे की मासूमियत नहीं जा रही थी। भूमिका, हमारे बैग्स चमड़े से बने हैं और वो लड़की उसी को टारगेट करते हुए बोल रही थी। तुमने वहां उस लड़की के सपोर्ट में बोल दिया, जो हमारी कंपनी की छवि के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो हमें क्या बोलना चाहिए था? भूमिका, दरअसल हर बार सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप हो जाना चाहिए, ऐसे जैसे इस सवाल का तुम्हारे लिए कोई महत्व ना हो। समझ रही हो? हम्म। पर क्या हम सच में जानवरों को मारते हैं उनकी खाल के लिए? हम्म, हम ये काम नहीं करते भूमिका। जानवरों की खाल टेनेरियो से प्रोसेस्ड होकर आती है। हमारी फैक्ट्री में सिर्फ उससे बैग बनाए जाते हैं। हमारी कंपनी का कोई कसाई खाना नहीं है। क्या हमारी बातों से कंपनी को सच में बड़ा नुकसान होगा? भूमिका ने बेहद मासूमियत से पूछा। नहीं, कानपुर वैसे भी चमड़े के व्यापार के लिए ही जाना जाता है। और फिर अकेले मेरी ही कंपनी तो ये बिजनेस कर नहीं रही ना, सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी ये करती हैं। बस एक दो दिन की बात है, फिर सब भूल जाएंगे। आकाश हालांकि बहुत अपसेट था, लेकिन फिर भी वो संभाल संभाल कर भूमिका को चीज़ें समझा रहा था। उसे मन में थोड़ा सा पछतावा तो था कि भूमिका को इवेंट में आने से पहले समझाया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तो भी ये बैग वैग के चक्कर में कितना जानवर मर जाते होंगे।
भूमिका, मैंने कहा ना कि हम ये काम नहीं करते। तो आपको उनका खाल कहाँ से मिलता है? आकाश फोर्क और नाइफ से चीज़ ऑमलेट को चीरता हुआ बोला, टेनरीज से। और टेनरीज कहाँ से लाती है? स्लोटर हाउस यानी कसाई खाने से। मतलब तो एक ही हुआ ना। आप डिमांड करते हैं तभी ना वो जानवरों को मारकर उनकी खालें उतार कर आपको भेजते होंगे। आकाश का पारा वैसे भी ऊपर चढ़ा हुआ था। फोन पर लगातार बोर्ड डायरेक्टर्स और काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे जो भूमिका के बयान को कंपनी के खिलाफ मान रहे थे और आकाश से ढेरों सवाल पूछ रहे थे। आकाश ने तंग आकर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन अब जब वो भूमिका को समझाने की कोशिश कर रहा था तो भूमिका उल्टा उसे ही दोषी ठहराने लगी थी। आकाश बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपना कंट्रोल ना खोए, लेकिन आपके पास इतना पैसा है, कुछ और नया धंधा शुरू कर लेते हैं। दुनिया में जानवरों को मारकर ही कुछ नया बनाना जरूरी है का? हमारे पिताजी तो बूढ़ी गाय को भी कसाई खाने नहीं बेचते, खूब सेवा करते हैं, रोज हरी ताजी घास खिलाते हैं और मरने के बाद पूरा संस्कार करते हैं। आखिर जानवर भी तो हमारी ही जरूरत है। बस, आकाश ने जोर से स्पून थाली में पटक दिया। बस एक लफ्ज और नहीं। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार दकियानूसी है। वही तुम्हारी परवरिश है और वही तुम्हारी सोच है। कुछ भी नहीं सुनना है मुझे तुमसे। क्या जानती हो तुम बिजनेस के बारे में? मेरा और डैड का बरसों का सपना था अपनी लेदर लाइन स्टार्ट करने का। बट ऑल थैंक्स टू यू कि तुम्हारी वजह से पहले ही दिन कंपनी की मार्केट शेयर वैल्यू डाउन होने लगी है। ये देखो। आकाश ने वापस अपना फ़ोन ऑन किया और कंपनी के स्टॉक वैल्यूज़ का चार्ट खोलकर उसके सामने रख दिया। ओह! लेकिन तुम्हें कैसे समझ आएगा? तुम तो गँवार हो। अरे मैं बता रहा हूँ, कम से कम तब तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। मैडम, 1 घंटे में आप सोशल मीडिया पर छा गई हैं, जानवरों का मसीहा बनकर, लेकिन अपने परिवार के सपनों पर लात मारकर। आकाश ने फ़ोन ज़ोर से टेबल पर पटक दिया। ऐसा न कहिए, हम अपने परिवार के लिए ऐसा नहीं सोचे कभी। आकाश ने गुस्से में दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगा लिए। बस भूमिका बस, बहुत सुन ली तुम्हारी। अब कुछ मत बोलना। मैं ज़िंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन फेलियर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कल मेरा प्रोडक्ट फेल होता है तो इसकी वजह तुम होगी, सिर्फ तुम। आकाश ने फ़ोन उठाया, चेयर को ज़ोर से धक्का दिया। वो पीछे को लुढ़क गई और खुद वो उठकर बाहर निकल आया। फ़ोन पर लगातार अनूप के कॉल्स आ रहे थे। आकाश गुस्से में उबलता हुआ आकर कार में बैठ गया। आकाश ने धाड़ से कार का दरवाज़ा बंद कर लिया। अनूप का फ़ोन फिर बज उठा। आकाश ने अपना सर कार की सीट के पीछे टिका दिया और एक लंबी सांस लेकर फ़ोन उठाया। हेलो डैड। हेलो बेटा। इट्स ओके आकाश। मुझे पता चला मिस्टर कपूर से जो कुछ भी इवेंट में हुआ। हम्म आकाश ने अपनी आंखों को उंगलियों से रगड़ते हुए सिर्फ एक हामी भरी। बेटा कोई बात नहीं, इतना तो हमेशा चलता है। आकाश, आलोचनाएं हमेशा उसी को मिलती हैं जो नई ऊंचाइयां छू रहा होता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है। जानते हो, ये सब पब्लिसिटी के लिए 2-4 दिन चलेगा, फिर सब ठंडा हो जाएगा। डैड, आप अनुराधा को डिफेंड कर रहे हैं क्या? मैं मैं अनुराधा को क्यों डिफेंड करूंगा? आकाश ने जोर से आंखें भींची और मुट्ठियां बांधकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पुरजोर कोशिश करने लगा। डैड, 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 आपको सब पता है, ये सब उस वर्थलेस अनुराधा का किया हुआ है। इवेंट अच्छा खासा रैप होने वाला था। क्या जरूरत थी उसे भूमिका को स्टेज पर बुलाने की? अगर वो ना बुलाती तो ये सब कभी नहीं होता। मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। टू डिस्ट्रॉयड ए कॉन्फिडेंशियली इवेंट्स आउटलाइन, आई विल लीगली श्यू हर। आकाश गुस्से से अपनी हथेलियों को दांतों में फंसाकर काट रहा था। आकाश, शांत। तुम्हें पता है ना, जब तुम गुस्सा होते हो तो अक्सर गलतियां कर जाते हो। तुमसे पहले भी हो चुकी हैं, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करो और मुझे ये बताओ, इवेंट की आउटलाइन किसने बनाई थी? आकाश बेचैनी से कार की दूसरी सीट पर मुक्का मार रहा था। बहुत धीमी आवाज में बोला, राधा ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा ने खुद भूमिका की स्पीच उस आउटलाइन में ऐड की हो? डैड, राधा इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल कभी नहीं रही कि मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा इडियोटिक कदम उठा ले। कभी नहीं। ये सिर्फ आपकी चहेती अनुराधा ही कर सकती है। और प्लीज़, आपने अगर इस बार उसका फेवर भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम श्योर हो ना
कि राधा ने उस आउटलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ा था। इस बारे में राधा से तुम्हारी बात तो ज़रूर हुई होगी। नहीं हुई, नहीं हुई डैड। लेकिन फिर भी मुझे राधा पर आंख मूंद कर भरोसा है कि वो हमारी कंपनी की रेपुटेशन डुबाने के लिए इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं लेगी, कभी भी नहीं। और अगर आपको इतना भी यकीन नहीं तो वेट, मैं अभी राधा को कॉन्फ्रेंस पर लेता हूँ, आप कॉल कट मत करिएगा। आकाश बोलकर राधा को कॉल करने लगा। राधा और अमर दूसरे 5 स्टार होटल के टेरेस पर अपनी डिनर टेबल पर बैठे थे। जो हाल भूमिका और आकाश का था, राधा और अमर का उससे परे नहीं था। अमर तो फिर भी नॉर्मली खाना खा रहा था, लेकिन राधा चम्मच प्लेट में गोल गोल घुमा रही थी। राधा बेबी, खाना खा लो, घर जाकर तो वैसे भी आकाश भैया के लंबे लंबे लेक्चर खाने हैं। अमर, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि जैसे डैड गए हैं तब से सब स्ट्रेस में आ गए हैं। डैड थे तो सब संभाल लेते थे। मैं भैया और डैड से बात करूँगा। चीज़ें अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, अभी मैच 2 घंटे हुए हैं। कॉम्प्लिकेटेड होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर ठीक से हैंडल न किया गया तो। इतने में ही राधा का फ़ोन बजा। राधा ने चम्मच साइड में पटक दिया और अपना फ़ोन लेकर खड़ी हो गई। आकाश सर का कॉल है। अमर, जस्ट ए मिनट। अमर खाने में मशगूल रहा। हेलो, हेलो सर। राधा, डैड भी लाइन पर है और बहुत टाइम जाया ना करते हुए मैं सीधे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या इवेंट की आउटलाइन में भूमिका की स्पीच तुमने ऐड की थी? क्योंकि जब वो तुमने मुझसे अप्रूव करवाई थी तब उसमें भूमिका का नाम भी नहीं था। और अगर तुमने बाद में जोड़ी, वो भी बिना मुझे कंसल्ट किए, तो इट्स एक्सट्रीमली चाइल्डिश, यू नो। सर, 1 मिनट, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैंने जो आउटलाइन आपसे अप्रूव कराई थी वही फाइनल थी और वही मैंने अनुराधा को भेजी थी। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, पर शायद अनुराधा, एग्जैक्टली। राधा, मैं डैड को कब से यही तो समझाना चाहता हूँ कि ये सब अनुराधा की गलती है। वो एक बेहद गैर जिम्मेदार लड़की है जिसे पता नहीं आपने क्यों सर चढ़ा रखा है। डैड, मैं अनुराधा को छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक पीए के बतौर पर उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से पूरी नहीं की। सी मस्ट बियर द कंसिक्वेंस। ओके ओके फाइन, मैं तुमसे एग्री करता हूँ आकाश। अनुराधा ने सच में गलती की है, इसलिए उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। राधा और आकाश दोनों ने चैन की सांस ली और अनूप ने भी। अनूप को उम्र का और अपने बेटे की जल्दबाजी दोनों का तजुर्बा था। अगर अनुराधा उसके सामने ये बोल देती कि ये सब उसने अनूप के कहने पर किया, तो शायद आकाश का भरोसा अपने पिता से उठ जाता, जबकि वो तो कुछ और ही चाहते थे। एग्जैक्टली डैड, इसलिए मैं उसे फायर कर रहा हूँ। वेट वेट आकाश, मेरे पास उससे बेहतर तरीका है। आकाश चुप हो गया। आकाश, हमने अगर उसे अभी फायर किया तो कंपनी पॉलिसी के तहत हमें उसे 2 महीने की सैलरी कंपनसेशन देनी होगी। दे दूंगा डैड। उसे अपनी आंखों के सामने से हटाने के लिए मैं कोई भी कीमत दे दूंगा। पर मैं उससे बेहतर कुछ बता सकता हूँ। क्या? गांव में फैक्ट्री के लिए हमें एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए था। हम अनुराधा को वहाँ भेज देते हैं, तुम्हारी नज़रों के सामने से भी हट जाएगी और हमारी कंपनी को कोई कंपनसेशन नहीं देना होगा। अनुराधा वहाँ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी और कुछ दिनों में तंग आकर खुद रिजाइन कर देगी। उसे एक सबक भी मिलेगा और कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अनूप ने थोड़ी देर शांत रहकर आकाश का मिजाज भांपने की कोशिश की। आकाश तो नहीं, लेकिन राधा तुरंत बोल पड़ी। डैड, इट विल वर्क। हमें उस लड़की को सबक ही तो सिखाना है। इससे बेहतर आइडिया और क्या हो सकता है? आकाश ने भी राधा की बात में हाँ में हाँ मिला दी। मैं तो बस चाहता हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने ना आ जाए, वरना मेरे हाथों उसका खून हो ही जाएगा। आकाश ने सर को हल्के हाथों से दबाते हुए कहा। अनूप ने आंखें मूंद कर फिर एक चैन की लंबी सांस खींची। और यहाँ तुम्हारे कामों में कौन मदद करेगा आकाश? तुम्हारे और अमर के शेड्यूल? डैड, मैं किसी और को हायर कर लूँगा, जो इस अनुराधा जैसी गैर जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं होगी। और फिर मैं भी तो हूं ना डैड, जब तक मैं सब मैनेज कर लूँगी। राधा ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। टेक योर टाइम। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आकाश। बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, इनसे खुद की शांति को प्रभावित मत होने दो। आकाश ने अपने सर को ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू किया। जाओ, घर जाओ, सब लोग आराम करो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अनूप ने फ़ोन रख दिया। राधा भी लाइन से जा चुकी थी। आकाश ने फ़ोन बगल की सीट पर डाल दिया कि अचानक उसकी विंडो पर किसी ने नॉक किया। होटल का वेटर था। आकाश ने सिल्ड नीचे की। सर?
सर वो मैम। उसके इतना बोलते ही आकाश की नज़र अचानक ही बगल वाली सीट पर गई। भूमिका अभी तक वापस नहीं आई थी। आकाश ने घबरा कर कार का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से वापस अंदर की तरफ दौड़ा। रात के 11 बज रहे थे। रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट खाली था। आकाश अंदर गया। सामने भूमिका को जिस हालत में उसने कुर्सी पर बैठा देखा था, उसका कलेजा मुंह में आ गया था। भूमिका ने उल्टी की थी और वो पूरी तरह उसमें लथपथ थी। अभी भी रुक रुक कर उसे बार बार उल्टियां आ रही थी। सब वहां आकाश को ही ढूंढ रहे थे। भूमिका को कोई उठने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां का बिल पे करना आकाश गुस्से गुस्से में भूल गया था। 2 मिनट के लिए सारी झुंझलाहट, सारा गुस्सा पानी की तरह बह गया। बावला सा दूसरी तरफ से दौड़कर वो भूमिका के पास पहुंचा और अपनी जेब से जल्दी से रुमाल निकालकर उसका मुंह साफ करने लगा। आप हटिए। आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। चुप रहो। ये कैसे भूमिका? पता नहीं, हम तो खाना खा रहे थे। हमको इसका महक बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। उठकर जा रहे थे बाथरूम की तरफ, लेकिन तब तक बोलते बोलते भूमिका की आंखों में आंसू आ गए। आकाश ने उसके खाने की प्लेट की तरफ देखा। रोटियों में बटर था। भूमिका शायद ऑयली चीज़ों को लेकर नॉसियस हो गई थी। उसकी महक भर से उसे उल्टी आने लगी थी, शायद प्रेगनेंसी की वजह से। डॉक्टर ने भी तो बोला था कि कुछ टाइम के बाद कुछ चीज़ों से अरुचि होगी और कुछ बहुत अच्छी लगेंगी। मैं भी भूमिका को अब ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। मुझे कॉल कर देती भूमिका। किया था, आपका फ़ोन व्यस्त जा रहा था। आकाश ने वेटर से ढेर सारे टिश्यूज़ मंगवाए और धीरे धीरे उसकी साड़ी से उल्टी साफ करने लगा। भूमिका ने अपना सर झुका लिया और आकाश के हाथ से टिश्यू छीनने लगी। हमें दे दीजिए, हम अपने से कर लेंगे। चुपचाप बैठो। आकाश ने उसे झिड़क दिया। इतना बोलने के साथ ही उसे एक उल्टी का एक झोंका और आया। आकाश उठा नहीं, वो भूमिका की पीठ को धीरे धीरे सहलाता रहा। उसके बालों को चेहरे के से बार बार समेटता रहा। ये लोग गुस्सा करेंगे, हमने इनकी जगह खराब कर दी। नहीं भूमिका, मैं उन्हें एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। तुम शांत हो जाओ। आकाश उसके सर को सहलाते हुए बोला। फिर टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाकर गिलास में पलटा और भूमिका की तरफ बढ़ाया। लो, जल्दी से कुल्ला कर लो और थोड़ा पानी पीना, ज़्यादा नहीं, ठीक है? कहकर आकाश थोड़ा सा पीछे मुड़ा था कि भूमिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं? मत जाइए। आकाश वापस उसकी तरफ घूम गया और चेयर खिसकाकर उस पर बैठ गया। कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ। बस अमर को फ़ोन कर रहा था। तुम रुको ज़रा। आकाश ने वहीं बैठकर झट से अमर को फ़ोन लगाया। हेलो अमर, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ मेरे रेस्टोरेंट की, तुम राधा को लेकर तुरंत आ जाओ। अमर घबरा गया और सीट से उठते हुए बोला, क्या हुआ भैया? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। भूमिका की तबीयत थोड़ी ख़राब है और मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया है। मैं शायद ड्राइव नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तुम राधा के साथ ही आना। आप रुकिए, हम दोनों बस अभी निकलते हैं। अमर ने आधा खाना वैसा ही छोड़ दिया और जल्दी से बिल पे करने गया। अमर, क्या हो गया एकदम से? सब ठीक है ना? हाँ, वो भैया और भूमिका दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बुलाया है। जल्दी चलो राधा। राधा भी हड़बड़ाकर कार की तरफ भागी। अभी तो आकाश सर एकदम नॉर्मल होकर उससे बातें कर रहे थे, फिर एकदम से उन्हें क्या हो गया? दोनों को मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे आकाश की लोकेशन तक पहुंचने में। लेकिन जब पहुंचे तो वहां दोनों की हालत वाकई खराब थी। आकाश टेबल पर सर पर हाथ दबाकर बैठा हुआ था। भैया, दवा लाई थी ना भूमिका, खाई नहीं आपने? खा ली है। भूमिका को कार तक ले चलो, मैं आ रहा हूँ। राधा ने दौड़कर भूमिका को उठाया और अपनी कार तक ले गई। अमर, मैं भूमिका को लेकर जाती हूँ, तुम सर को ले आना। नहीं, रुको। अमर वहीं से चिल्लाया। इतनी रात में तुम दोनों को अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एक काम करो, भूमिका को मेरी कार में बैठा दो और तुम भैया के साथ आ जाना। आकाश उठकर अपनी कार की तरफ गया और सीट बेल्ट लगाकर ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठ गया। राधा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक बार आकाश की तरफ देखा। वो सीट पर सिर टिकाकर आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। राधा ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ मोड़ दी। राधा को पता था इस वक्त आकाश से आज के दिन के बारे में कोई भी बात करना बिल्कुल बेकार था। वो रास्ते भर चुप रही, लेकिन दिमाग की उथल पुथल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भूमिका कमरे में आई तो आकाश अलमीरा से उसके कपड़े निकाल रहा था।
सर, सर दर्द कैसा है आपका? उसने डरते डरते पूछा। ठीक है, लो कपड़े बदल लो। आकाश ने अलमीरा से एक ढीला ढाला नाइट गाउन निकालकर उसे दे दिया। अब रात में ढीले कपड़े ही पहना करो, ये साड़ी पहनकर सोने की जरूरत नहीं है। भूमिका ने उसके हाथों से गाउन ले लिया और बाथरूम की तरफ चली गई। आकाश ने दूसरी साइड की टेबल की ड्रॉर खोली और उसमें से भूमिका की दवाइयाँ देखने लगा। एक कॉमन नोसिया की थी, वो उसे निकालकर भूमिका के बाहर आने का वेट करने लगा। भूमिका शायद नहाने लगी थी। थका हुआ आकाश अंदर इंतजार करते करते बेड पर औंधे मुंह लेट गया। भूमिका नहाकर बाहर निकली। आकाश वैसे सामने औंधे मुंह लेटा हुआ था। भूमिका ने जल्दी जल्दी तौलिए से अपने बाल पोंछे और गाउन समेट कर आकाश के पैरों के पास आई और उसके सॉक्स उतारकर किनारे रख दिए। धीरे से उसे हिलाकर बोली, कपड़े नहीं बदलेंगे आप? सुनिए। आकाश का कोई जवाब नहीं मिला। उसकी धीमे धीमे चल रही लंबी सांसें बता रही थी कि वो थकान से चूर होकर कब का सो गया था। उसने दवाइयों का पत्ता अभी भी मुट्ठी में दबा रखा था। भूमिका ने धीरे से दवाई उसकी मुट्ठी से निकालकर टेबल पर रख दी और उसका सिर अपनी गोद में रखकर हल्के हल्के हाथों से सहलाने लगी और धीरे धीरे दबाने लगी। आकाश ने करवट लेकर उसकी गोद में उसके पैरों में अपना सिर कसकर दबा लिया और फिर बेखबर होकर सो गया। भूमिका ने उसके सोते में न जाने कितनी ही बार उसके माथे को, उसके सर को चूम लिया। भूमिका का उसके लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था। लाख गुस्सा हो ले वो, गुस्से में तो वो अनूप से भी बराबर लड़ लेता था। फिर भूमिका की क्या बिसात थी। लेकिन किसी के लिए समर्पण का भाव सहज ही आता है। आकाश ने भूमिका को गुस्से में बहुत कुछ कहा जो माफ़ी के लायक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भूमिका उस परवाह का क्या करे जब आकाश ने अपने हाथ से उसकी उल्टियाँ साफ की थी, बिना इस बात के गुरूर के कि वो कितना बड़ा और सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन है। उसे तो घिन आनी चाहिए थी इन सब से। भूमिका प्यार से उसका सिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से दबा रही थी। आकाश के माइग्रेन का दर्द अब उसे देखकर समझ आ जाता था। उसमें दर्द का कारण उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता था, जहाँ तक कि कानों के हिस्से भी भट्ठी जैसे तपने लगते थे। लेकिन फिलहाल दवा खाने के बाद उसके चेहरे पर उजलापन लौट आया था और वो बेहद सुकून की नींद में था। भूमिका ने अपना सर बेड के हेडरेस्ट पर टिका दिया और आकाश के सर को सहलाते हुए बैठे बैठे ही सो गई। अगली सुबह आकाश की नींद खुली तो भूमिका वैसे ही बैठी हुई थी। उसका सर नींद के झोंके से इधर उधर झूल जाता था। आकाश ने उठकर धीरे से तकिया उसके सर के नीचे लगाया और गोद में उठाकर सीधा करके लिटा दिया। आज का दिन उसके लिए बहुत मायने रखता था। आज मार्केट में एक साथ उसके 20,000 बैग्स लॉन्च हो रहे थे। भारत के अलग अलग शहरों में लगभग अलग अलग मॉल्स में उसके नए शोरूम की ओपनिंग थी। असली लेदर के बने इनमें से एक एक बैग की कीमत 10,000 से शुरू होकर 60,000 तक जाती थी। कीमतों से जाहिर था कि बैग सिर्फ हाई क्लास सोसाइटी की औरतों के लिए ही डिज़ाइन किए गए थे। कल की घटना क्या रंग लाने वाली थी, ये देखना बाकी था। आकाश ने भूमिका को वैसे ही सोने दिया और खुद नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस की तरफ निकल गया। आज राधा को भी उसने ऑफिस बुलाया था। जाहिर सी बात थी, पहले दिन की बिक्री उसके नए कदम की सफलता या असफलता की घोषणा कर देगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रात 8 बजे आज की सेल पर डिस्कशन के लिए एक मीटिंग की भी आयोजना की थी। मतलब पूरी तरह आज आकाश की अग्नि परीक्षा थी। आज ऑफिस में घोर सन्नाटा था। पूरा ऑफिस भरा होने के बाद भी सुई गिरने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। आखिर आकाश के गुस्से का शिकार किसे होना था? राधा और अमर दोनों ही ऑफिस में मौजूद थे। अनुराधा ऑफिस नहीं आई थी। आकाश अपने केबिन में था और अपनी सिस्टम पर सेल ट्रैकिंग की वेबसाइट ओपन करके बैठा हुआ था। बार बार बेचैनी में अपने होठों पर हाथ टिका देता था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।